नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। बृजभूषण शरण सिंह की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई। राम रहीम को एक बार फिर मिली 30 दिनों के लिए पैरोल। जल्द जेल से बाहर आएगा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख। सुरजेवाला कुमारी शैलजा और किरण चौधरी ने दी गिरफ्तारी। सीईटी को लेकर कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस बीच कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि वे जमानत याचिका का ना तो विरोध कर रहे हैं और ना ही समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना केवल इतना है कि इस पर कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। सिरसा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम जल्द ही जेल से बाहर आएगा। कोर्ट ने बाबा की 30 दिन की पैरोल को मंजूर कर लिया है। वह कुछ समय में रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आएगा। राम रहीम इस बार भी यूपी के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में रहेगा। राम रहीम को सिरसा डेरे में जाने की इजाजत नहीं है। इससे पहले इसके लिए सिरसा से घोड़े और गाय पहुंचाए गए हैं और वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि राम रहीम को अब तक 6 बार पैरोल मिल चुकी है। इससे पहले इसी साल 21 जनवरी 2023 को डेरा प्रमुख शाह सतनाम की जयंती में शामिल होने के लिए भी राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली थी। साल 2017 में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को साध्वियों से रेप के मामले में पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई थी। तब से वह हरियाणा के सुनारिया जेल में अपनी सजा काट रहा है। हरियाणा के सिरसा में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ गग्गर नदी का जलस्तर लगातार 50,000 क्यूसेक से ऊपर चल रहा है। ऐसे में सिरसा, रानिया, इलाहाबाद के साथ साथ 49 गांव पहले ही खतरे में हैं। अब रंगोई नाले ने भी इस खतरे को बढ़ा दिया है। बीते 24 घंटे में रंगोई नाला 6 जगह से टूट चुका है। गांव सिकंदरपुर के पास रंगोई नाला टूटने के बाद नेशनल हाईवे के साथ पानी लग चुका है। वहीं फतेहाबाद से भी पानी अब सिरसा के गांव में पहुंचने के आसार हैं। ऐसे में 10 गांव प्रशासन ने रडार पर रखे हैं। वहीं करनाल में यमुना उफान पर है। नबीपुर और खराजपुर में यमुना से कटाव जारी है। रात की बात यह है कि लालूपुरा में अभी तक कटाव नियंत्रण में है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में बीमारियों से निपटने के लिए मेडिकल टीमें पहुंच रही हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के 22 में से 12 जिलों को बाढ़ग्रस्त घोषित किया है। सीएम मनोहर लाल ने यह ऐलान करते हुए कहा कि इन जिलों के लिए विशेष राहत पैकेज दिया जाएगा। हरियाणा के इतिहास में पहली बार एक साथ इतने जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक बारिश से राज्य में 399 सरकारी बड़ी योजनाओं को 90 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा 150 से ज्यादा टूट चुकी सड़कों की मुरम्मत पर सरकार 230 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बिजली विभाग को भी काफी नुकसान हुआ है, जिसे ठीक करने पर 22 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पूरी तरह खराब हो चुकी फसलों के लिए 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा जल्द ही किसानों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने पशुपालकों को भी राहत दी है। सीएम ने बताया कि बाढ़ प्रभावित पशुपालकों को सरकार मुआवजा देगी। बाढ़ प्रभावित इलाके में जो पशुओं के भी शिविर हमने लगाए हैं, पशुओं का टीकाकरण ये प्रारंभ हो चुका है। 50 लाख पशुओं को भी टीके लगाए जा चुके हैं ताकि उनको किसी प्रकार की बीमारी ना हो। मकान जो अभी तक आंकड़ा मिला है, 125 मकान गिर गए हैं, एक प्रकार से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। 615 मकानों को आंशिक नुकसान ये पहुंचा है। इस प्रकार से यह आंकड़ा है। पशुओं में लगभग 50 गाय और भैंस, ऐसे ही 50 भेड़ बकरी, 872 सुअर और 2500 मुर्गियाँ अभी तक रिपोर्ट जो हुई है इनकी डेथ हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी नुकसान हुआ, जैसे सड़कें हैं, पुल हैं, पेयजल योजनाएं हैं, लघु सिंचाई की योजनाएं हैं, बिजली आपूर्ति, इनके भी जो केंद्र हैं उनके भी नुकसान हुए हैं। उसमें बहाल कार्य, उनकी सारी सर्विसेज को बहाल करने के लिए प्रशासनिक सचिवों को हमने इन सब जिलों में एक्टिव किया है। एक एक हमारे प्रशासनिक सचिव पहले से उन जिलों में जाते हैं, लेकिन इस आपदा के समय सबको निर्देश दिया गया कि इन जिलों में जाकर के इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, डिप्टी कमिश्नर्स के सहयोग करें और उसमें सारी चीज़ स्पीडली हो जाए। इनकी मरम्मत के लिए
हमने एससी की अध्यक्षता में कमेटियां गठित कर दी हैं। सड़कों की मरम्मत के लिए वो अपने लेवल पर 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का कोई भी काम है उसको करा सकेंगे और 1 करोड़ से ऊपर के सब काम इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल जो बनाया गया है उसके ऊपर लोड करेंगे और वहाँ भी स्पेशल एक टेंडर निकाल करके 7 दिन के अंदर अंदर ऐसे सब कामों को कराने का प्रयत्न किया जाएगा। हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हरियाणा के युवाओं के साथ कांग्रेस ने प्रदेश भर के युवाओं के साथ करनाल में युवा अधिकार यात्रा निकाली। इस दौरान कुमारी शैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सिंह सुरजेवाला की तिगड़ी प्रदर्शन में पहुंची और प्रदेश सरकार को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सहित विभिन्न मुद्दों पर घेरा। 19 जुलाई को कुरुक्षेत्र से शुरू हुई युवा अधिकार यात्रा की करनाल में नेशनल हाईवे से शुरुआत हुई। यात्रा में कांग्रेस के कुमारी शैलजा, राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और पूर्व मंत्री किरण चौधरी युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चल रहे हैं। करनाल के ITI चौक से होते हुए यात्रा अम्बेडकर चौक पर पहुंची, जहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। पुलिस प्रशासन द्वारा रोके जाने के बाद सुरजेवाला, किरण चौधरी, कुमारी शैलजा सहित कांग्रेसी नेताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी है। युवाओं के अधिकार के लिए CET के खिलाफ, युवाओं की बेरोजगारी जो बढ़ रही है आज, उसके खिलाफ लोगों के साथ, हमारे युवाओं के साथ आप ये समझ लीजिए कि कम से कम 25 लाख युवा आज के दिन हमारे प्रदेश में इधर उधर भटक रहा है रोज़गार की तलाश में। कहीं परीक्षाएं जब होती हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं, परीक्षा होती नहीं है, परीक्षा होती है तो उसको रद्द कर दिया जाता है, इंटरव्यू होते हैं रद्द कर दिया जाता है, उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलते हैं फिर रद्द कर दिया जाता है, बाहर के लोगों को नौकरियां मिल जाती हैं फिर रद्द कर दिया जाता है। घोटाले पर घोटाले होते हैं। ये आपने एक बार नहीं बार बार देखा है हरियाणा में, हर बार ये होता है। CET के बहाने कितने लोगों को इन्होंने चक्कर काटने पर मजबूर कर दिया है। CET से कोई इंसाफ मिल नहीं रहा है। 11,22,000 हमारे युवा इसकी चपेट में आ गए हैं। तो हरियाणा का युवा आज के दिन दिशाहीन कर दिया है इस खट्टर दुष्यंत सरकार ने, BJP जजपा सरकार ने। तो हमारे युवाओं के साथ हम खिलवाड़ होता नहीं देख सकते। हम सभी लोग आज आपने देखा हज़ारों लोग कांग्रेस पार्टी के समर्थन में आए हैं। इन युवाओं के, रणदीप जी के, किरण चौधरी जी के, हम सबके नेतृत्व में, हम युवाओं के नेतृत्व में हम इनके साथ साथ मार्च कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी मिल रही है, कि दावा अब खर्ची पर्ची का तो पता नहीं, लेकिन सब कुछ खारिज हो चुका है। ना कोई नौकरी है, ना कोई अपॉइंटमेंट लेटर है। तो जब अपॉइंटमेंट की पर्ची नहीं है तो किस खर्ची पर्ची की बात ये कर रहे हैं। खर्ची ज़रूर हुई है, हज़ारों रुपया युवाओं से ले लेते हैं किसी ना किसी बहाने और युवाओं को उनके बदहाली पर छोड़ देते हैं। बहुचर्चित एयर होस्टेस गीतिका सुसाइड मामले में हरियाणा के सिरसा से आरोपी विधायक गोपाल कांडा पर राउंड एवेन्यू कोर्ट में आज फैसला टल गया है। अब यह फैसला कोर्ट 25 जुलाई को सुनाएगा। 5 अगस्त 2012 को गोपाल कांडा की एयरलाइंस में एयर होस्टेस के तौर पर काम कर चुकी गीतिका ने दिल्ली के अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने सुसाइड नोट में इस कदम के लिए गोपाल कांडा और उनकी कंपनी के सीनियर मैनेजर रहे अरुणा चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया था। कांडा को इस मामले में 18 महीने तक जेल में रहना पड़ा और उन्हें मार्च 2014 में जमानत मिली थी। से आरोपी अरुणा चड्ढा का हाईकोर्ट से मिली जमानत के आधार पर कांडा को भी जमानत दी गई ही थी और गीतिका की मौत के करीब 6 महीने बाद उनकी मां अनुराधा शर्मा ने भी आत्महत्या कर ली थी। आफत बनकर अंबाला में बरसे बादलों से शहर में जलभराव की स्थिति थी। हालांकि अब पानी की निकासी हो चुकी है, पर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जिसको लेकर भाजपा पार्षदों ने नगर निगम कमिश्नर को मांग पत्र सौंपते हुए सफाई व्यवस्था पर ध्यान देने के लिए कहा। इस बारे में जानकारी देते हुए अंबाला नगर निगम के पार्षद संदीप सचदेवा ने बताया कि शहर की गंदगी को साफ करने के लिए और शहर को फिर से स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सीनियर डिप्टी मेयर मीना ढींगरा के नेतृत्व में भाजपा के पार्षदों द्वारा कमिश्नर को एक लेटर सौंपा गया है, जिसमें कई मांगे की गई हैं। कि सीनियर डिप्टी मेयर मीना ढींगरा जी की अध्यक्षता में आज भाजपा पार्षदों ने नगर निगम कमिश्नर अंबाला को उनके कार्यालय में ज्ञापन सौंपा और लगभग 40 मिनट तक हमारी उनसे शहर की समस्याओं को लेकर, उनकी सुविधाएं कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं और वो समस्याएं कैसे कम हो सकती हैं, पर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। इनमें हमने मांग की है कि शहर के जितने भी वार्ड हैं
सब में 5 से 10 अतिरिक्त कर्मचारी लगाकर सबसे पहले सफाई व्यवस्था का काम करवाया जाए, क्योंकि गंदगी और बाढ़ के बाद मिट्टी और गारा बहुत से वार्डों में फैल गया, उसकी सफाई बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ हमने मांग की है कि फॉगिंग मशीनें हर वार्ड में उपलब्ध कराई जाएं, ताकि शहर में जो मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं बाढ़ के पानी से, उससे निजात मिले। और इसके साथ साथ हमने तीसरी एक मांग और की है कि जो सड़कों के मुहाने हैं, जहाँ सड़कें दबी हुई हैं या कुछ ऊपर नीचे हैं, जहाँ अब भी सड़कों पर थोड़ा बहुत पानी खड़ा है, उस पानी के अंदर मच्छरों ने लार्वा फेंक कर मच्छर पैदा होने शुरू हो गए हैं। उस लार्वे को भी समाप्त किया जाए, चाहे तो इसमें स्वास्थ्य विभाग का भी सहयोग लिया जाए, क्योंकि ये मच्छर मलेरिया डेंगू को फैलाएगा और इससे आम जन की जीवन को बहुत खतरा हो सकता है। सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सहारनपुर बिजली विभाग में तैनात अवर अभियंता प्रमोद कुमार यमुना के तेज बहाव में बह गए। दरअसल वे यमुना नदी पार बिजली की लाइन ठीक कराने स्टाफ के साथ पहुंचे थे कि इस बीच बिजली विभाग के अभियंता यमुना नदी में डूब गए। वहीं बिजली विभाग के अभियंता की यमुना नदी में डूबने की खबर के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। फौरन जिलाधिकारी सहारनपुर भी वहां मौके पर पहुंचे। ये घटना सहारनपुर के थाना चिलकाना क्षेत्र के आलमपुर यमुना घाट की है। आज एक बहुत ही दुखद घटना हुई है, जिसमें हमारे विद्युत विभाग के कर्मचारी श्री प्रमोद जी और उनके साथ पूरी टीम थी। यद्यपि उनको कहा गया था कि जब तक पानी का बहाव उस योग्य न हो जाए कोई भी रेस्टोरेशन की कार्रवाई ना करें। ये चूँकि अत्यंत दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ जमुना क्रॉस होकर दूसरे गांव में बिजली को रेस्टोर करना था, लेकिन किन परिस्थितियों में ये दुर्घटना हुई है तो कहना मुश्किल है। लेकिन इस दुर्घटना से समस्त जिला सहारनपुर के अधिकारी और प्रशासन, साथ ही यहाँ के आवाम, आप देख रहे हो किस प्रकार से ग्रामीणवासी अपने उस जेई को तलाशने के लिए लगे हुए हैं, और कुछ लड़के तो वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर तक नदी में आए हैं। बारिश के कारण गांवों में नुकसान के आंकलन और लोगों के दुख दर्द जानने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों ने मोरनी के भोज राजपुरा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों के घरों, कच्चे रास्तों और सड़कें बंद होने सहित पशु बाड़ों के गिरने की घटनाओं, पानी, बिजली सप्लाई बाधित होने जैसी समस्याएं उनके सामने आई हैं, जिसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी और इसके लिए वे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी मिलेंगे। इस दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन से मोरनी इलाके में नुकसान का मुआवजा देने की भी मांग की है, क्योंकि बहुत से लोगों का घरों सहित फसलों का भी नुकसान हुआ है। नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों को अन्य जिलों की तर्ज पर समान काम समान वेतन न देने, वरिष्ठता के आधार पर गांव की प्रमोशन न करने, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का लाभ न देने और अन्य लोकल समस्याओं का समाधान न करने के विरोध में नगर निगम कार्यालय गेट पर इकाई प्रधान पगला की अध्यक्षता में कर्मचारियों ने लगातार तीसरे दिन गेट मीटिंग के दौरान निगम कार्यालय के अंदर जाकर नगर निगम कमिश्नर और मेयर के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाकर जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में निगम प्रशासन द्वारा समान काम समान वेतन जारी करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन यह आश्वासन झूठा साबित हुआ है। इस कारण से मजबूर होकर अब कर्मचारियों ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है। हमारे मुद्दे मांग डिमांड ये है सरकार से, जो यहाँ लोकल प्रशासन बैठा, सबसे पहले तो समान काम समान वेतन जो सरकार ने कई जिलों के अंदर दे दिया, जैसे रोहतक है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, यमुनानगर में भी उसका लाभ कर्मचारी को मिलना चाहिए, जज्जर में भी मिल चुका, तो यहाँ भी कर्मचारी जो अनुबंध है उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। और नगर पालिका कर्मचारी संघ ने यहाँ 11 जुलाई को नोटिस दिया था, और अब तक यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने कोई बातचीत नहीं करी। दूसरा हमारा मुद्दा है 2 नंबर पे, भाई जो मस्टोल के पैसे हैं 87 से 93 तक जो लोग पक्के हुए हैं, उनके सरकार का लेटर है, सरकार ने लेटर भेजा है हमें, तो इनके कर्मचारियों के जो पैसे बनते हैं वो मिलने चाहिए। यहाँ का प्रशासन हमें नारेबाजी में लगा रहे हैं। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।